बात कर रहे हैं कार्यपालिका शक्ति की, और राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे ये फर्स्ट में आएगी स्टार्टिंग में, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले यहां पर एक अनुच्छेद आता है 53। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारत सरकार की, आप भारत सरकार कह सकते हो, आप इसको यूनियन गवर्नमेंट या संघ सरकार कह सकते हो। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। यानी कि यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है कि जितनी गवर्नमेंट की पावर है वो सारी की सारी पावर किसमें होगी? राष्ट्रपति में होगी। और अब यहां पर एक आर्टिकल आ रहा है जो इन पावर की इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहा है, और वो आर्टिकल है 74, अनुच्छेद 74। और ये अनुच्छेद 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के इस्तेमाल करने के लिए एक सबॉर्डिनेट टीम होगी जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं। राष्ट्रपति के ये अधीनस्थ होते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? इसका हेड होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अब यहां पर ये राष्ट्रपति के सबॉर्डिनेट है और ये राष्ट्रपति है, तो इसका मुख्य काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। अब यहां एक चीज और क्लियर हो रही है कि राष्ट्रपति काम खुद नहीं करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह से वो कार्य करेगा। और अब दूसरी बात आती है कि क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो आप कहेंगे हाँ, वो बाध्य है। अच्छा, बाध्यता का मतलब होता है कि मंत्री परिषद तो राष्ट्रपति को सलाह दे दी है, राष्ट्रपति इसको नकार नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को इसकी सलाह से ही काम करना है। यहां पर एक संविधान संशोधन भी काम करता है, और वो है 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में आया था, 1976 का। और इस संविधान संशोधन में ये चेंज कर दी इस लाइन को, जहां पर लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति अपने कार्य या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सलाह से करेगा। तो इसके दौरान चेंज क्या किया? इसमें लिखा कि राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से ही करेगा। यहां पर जो है राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। यानी कि 1976 से पहले की बात करें तो उस समय राष्ट्रपति बाध्य नहीं था, और उसके कारण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कई बार तनाव पैदा हो जाते थे, और उन तनाव के कारण व्यवस्था भी बाधित होती थी। तो यहां पर इसका सोल्यूशन कर दिया और राष्ट्रपति को एक किनारे कर दिया, और यहां राष्ट्रपति बिल्कुल नाम मात्र बन गया। तो अब देखो ये बात क्लियर हो रही है कि 53 कह रहा है कि राष्ट्रपति में शक्तियां होगी, और 74 कह रहा है कि शक्तियों का इस्तेमाल वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। उसके बाद में यहां पर अनुच्छेद आता है 75, अनुच्छेद 75। और ये जो 75 है वो नियुक्ति की बात कर रहा है। नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट। लेकिन ये अपॉइंटमेंट किसका? यहां पर मुख्य रूप से पीएम की नियुक्ति की बात की गई है, और बाकी अन्य जितने भी केंद्र में मंत्री होती है, मंत्रियों की नियुक्ति, इन मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 75 कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहां आपका क्लियर हो रहा है बिल्कुल। देखो, नियुक्ति दोनों की राष्ट्रपति करता है, लेकिन पहले वो किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की। उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछेगा कि आप किन किन लोगों को मंत्री बनाना चाहते हो, तो प्रधानमंत्री एक लिस्ट देता है राष्ट्रपति को, और उसी के आधार पर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। तो अब यहां दूसरी चीज क्लियर हो रही है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए भी बाध्य है। तो यहां पर नियुक्ति, शपथ, ये सारी चीजें 75 में। तो अनुच्छेद आता है 76, आर्टिकल 76। और 76 कह रहा है
कि भारत सरकार का एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। देखो, अटॉर्नी जनरल जो होता है, इसको आप कह सकते हो कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। आज विधि का मतलब क्या होता है? कानून। और कानून से संबंधित जो काम करता है, सरकार को सलाह देता है, सरकार के मुकदमे लड़ता है, वो महान्यायवादी होता है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जो महान्यायवादी होगा वो सरकार को कानूनी सलाह देने का काम करेगा। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि इस महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है? तो यहां पर आप कहेंगे नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति यहां पर भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। अब दूसरी बात आ रही है कि जो महान्यायवादी होगा उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से हम निकाल रहे हैं कि जो महान्यायवादी होगा उसकी योग्यता क्या होगी? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, वो जज होता नहीं है, वो जज के समान योग्यताधारी व्यक्ति होता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको सबसे पहले तो 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 साल आपको हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव होना चाहिए कम से कम। इतनी योग्यता जिस व्यक्ति में है, उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। और ये योग्यता आगे हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस समय भी आपको बता देंगे। तो योग्यता होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि क्या महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है? संसद, तो यहां पर भाग लेना ये तो सही है, और अगर वो बोलना चाहे, भाषण देना चाहे तो ये भी सही है, लेकिन जब बात आती है मतदान की तो ये गलत है। देखो, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मतदान केवल मेंबर करते हैं, और महान्यायवादी जो होता है वो संसद का मेंबर नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये पूछ लें कि कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं जो संसद के मेंबर न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग लेने के अधिकारी है, तो उसमें महान्यायवादी है, राष्ट्रपति भी है, और जो मंत्री होते हैं, मंत्री जैसे लोकसभा का सदस्य है कोई मंत्री, तो राज्यसभा में जाकर बैठ सकता है। कोई मंत्री राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में आकर बैठ सकता है। इस प्रकार से उन लोगों को बैठकों में भाग लेने का अतिरिक्त अधिकार दिया हुआ है। महान्यायवादी के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में या देश की अदालत में वो सरकार का पक्ष रखता है, वो मुकदमे लड़ता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है, और हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति हमेशा किसकी सलाह से काम करता है? मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से इसको कभी भी हटाया जा सकता है। सिंपल एकदम। उसके बाद में हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति में। अनुच्छेद आता है यहां पर 77, अनुच्छेद 77, और इस 77 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार के सभी कार्य किसके नाम से होंगे? यानी कि सरकार के जितने भी काम होंगे उन सब कामों के ऊपर नाम होगा देश के राष्ट्रपति का। किसका नाम होगा? राष्ट्रपति का नाम होगा। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यहां भारत सरकार जितना काम करती है उसके ऊपर राष्ट्रपति का अप्रूवल होता है। ये बात 77 कह रहा है। अब यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब तक की जो अनुच्छेद है इसमें, और वो अनुच्छेद है 77 के बाद में 78, 78। अब देखो, आर्टिकल 78 कह रहा है कि एक तरफ है राष्ट्रपति और दूसरी तरफ है मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति के सबऑर्डिनेट होती है मंत्रिपरिषद, और इन दोनों के बीच में होगा पीएम। तो यहां पर दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी।
एक चीज आपकी क्लियर होगी राष्ट्रपति का अधिकार, और दूसरी चीज आपकी क्लियर होगी प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो यहां पर 78 राष्ट्रपति को कह रहा है सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार कौन सा, जो हमें आरटी मिला वो नहीं, सरकार की सूचनाओं को लेने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अब सरकार की कौन सी सूचनाएं होती है, ये सरकार है। मंत्री परिषद को हम सरकार कहते हैं। तो ये सरकार है, और सरकार जितना काम करती है वो राष्ट्रपति को पता होना चाहिए। अब यहां पर 78 कह रहा है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि मंत्री परिषद के प्रशासनिक कार्यों की सूचना वो प्राप्त कर सके, और इसी में लिखा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि इनकी सूचना वो किसको देगा, राष्ट्रपति को। सिंपल एकदम, कि मंत्री परिषद की सभी सूचनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। यहां पर प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में देखो कड़ी है, कड़ी के रूप में काम कर रहा है, दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, उसे बोलते हैं कड़ी। देखो हमारे संविधान में कई कड़ियां हैं, और उनमें 4 कड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुना 4 कड़ियां कौन सी होती है। कड़ी का मतलब होता है 2 चीजों को जोड़ने वाला। एक प्रधानमंत्री कड़ी है देश में, जो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को जोड़ता है, और इसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल और राज्य की मंत्री परिषद को जोड़ता है, कड़ी। और इसी प्रकार से केंद्र में अगर आप देखें तो महान्यायवादी जो होता है, ये भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की कड़ी होता है, यानी कि सरकार के कार्य वो कोर्ट में रखता है। जब सरकार के ऊपर कोई मुकदमा करता है तो ये मुकदमे लड़ता है। तो इसको भी आप कह सकते हैं सरकार और न्यायपालिका के बीच की कड़ी। ठीक इसी प्रकार से आप राज्यों में देखें तो एक पदाधिकारी आता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल राज्य की सरकार और राज्य की न्यायपालिका हाईकोर्ट के बीच में कड़ी का काम करता है। तो ये 4 कड़ी आपको ध्यान रखनी है, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक महान्यायवादी और एक महाधिवक्ता, जो राज्य वाला। तो यहां पर जो है अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य और राष्ट्रपति को सूचना लेने का अधिकार है। उसके बाद में एक चीज और हमारी रह गई है, और वो है कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां। भारत में राष्ट्रपति किन किन पदों पर नियुक्तियां करता है, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां, कुछ नियुक्तियों के बारे में हमने यहां पर पढ़ लिया, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अच्छा, एक उप प्रधानमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन राजनीतिक कारणों से कई बार उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अच्छा, उप प्रधानमंत्री जो होता है ना, वो प्रधानमंत्री का सहयोगी नहीं है, एक्चुअल वो कंपटीटर होता है। पार्टी में 2 बड़े नेता है और या 3 बड़े नेता है, और सभी प्रधानमंत्री बनना चाहे तो पार्टी क्या करेगी, एक को प्रधानमंत्री बना देगी और बाकी जो है उनको उप प्रधानमंत्री बना देगी, ताकि वो भी अपना शांत रहे, किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करे। इसलिए उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बाकी उप प्रधानमंत्री का ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं, वो एक कैबिनेट मंत्री होता है, या प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति वो कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो उप प्रधानमंत्री सरकार को नहीं चला सकता, क्योंकि उसके पास सरकार चलाने की पावर नहीं है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जिला कोर्ट जो होता है, जिला कोर्ट, जिले का जज, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद में जितने भी केंद्र सरकार के आयोग हैं उन पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नीति आयोग इसका अपवाद है। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का भी नाम जो बदलकर आपको पता होगा कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया, तो उसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, भारत निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। आप देखो संवैधानिक और गैर संवैधानिक कई प्रकार के आयोग हैं, उन सब पर नियुक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और यहां पर हमने जो भी पढ़ा है ये सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति है। एक बार आप दोबारा देखो इसको, और मैं आपको पूछता हूं, आप बताना आंसर।
हम कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं और भारत सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होती है? किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 53 में। अब आप बताओ, राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। क्या वो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? हाँ, बिल्कुल बाध्य है। ये बाध्य उसको कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बाध्य कर दिया गया। अब आप बताओ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और उसके बाद में आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 75 में है। और 76 में किस अधिकारी का प्रावधान है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ भी राष्ट्रपति। अब योग्यता किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी योग्यता होती है। क्या वो संसद में भाग ले सकता है? बोल सकता है? मतदान कर सकता है? नहीं कर सकता। बाकी वो ये 2 काम कर सकता है, 1 नहीं कर सकता। अनुच्छेद 78 कह रहा है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किससे सूचना ले? किसकी सूचना ले? मंत्री परिषद की। और ये सूचना देता कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री जो होता है, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में क्या होता है? कड़ी का काम करता है। और उसके बाद हमने पढ़े थे कि राष्ट्रपति के द्वारा भारत में प्रमुख नियुक्तियां। तो ये सारी हमने कार्यपालिका शक्ति पढ़ी है।